ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की 7,500 पेंशन प्लस दा पर लोकसभा से बड़ा ऐलान। सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगी ध्यान दे, लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन का मुद्दा उठाया गया। सांसद श्री ए राजा ने सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की तथा पेंशन भोगियों के हित में सरकार से सवाल पूछे, जिसका जवाब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से दिया गया। तो चलिए पूरी खबर विस्तार में जान लेते हैं। सांसद श्री ए राजा ने की पेंशन बढ़ाने की मांग। लोकसभा में सांसद श्री ए राजा ने सरकार से पूछा कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ द्वारा न्यूनतम पेंशन में वृद्धि किए जाने के संबंध में मजदूर संघों जनप्रतिनिधियों से मांगे प्राप्त हो रही हैं। यदि हाँ, तो हितधारकों की मांगों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। और इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या सरकार महंगाई को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएस के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दिया जवाब। इसका जवाब श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने इसका दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों से कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने हेतु विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोष 1. नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% की दर से अंशदान और 2. 15,000 रुपये प्रति माह तक के वेतन के 1.16% की दर से केंद्र सरकार की बजटीय सहायता के माध्यम से बना है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस प्रकार की संचित राशि से किया जाता है। ईपीएस 1995 के पैरा 32 के तहत यथा अधिदेशित और निधि के मूल्यांकन के अनुसार निधि का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है। पेंशन के फॉर्मूले में संशोधन। अगला प्रश्न सांसद श्री ए राजा ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन गणना फॉर्मूले में संशोधन करेगा, क्योंकि वर्तमान फार्मूला पेंशन भोगियों के प्रति मनमाना और पक्षपातपूर्ण है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। सरकार का जवाब। इस पर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि का निर्धारण सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाता है। पेंशन योग्य सेवा पेंशन योग्य वेतन 70। यह स्पष्ट है कि पेंशन की राशि पूर्व निर्धारित फॉर्मूले पर आधारित है। तथापि सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस 1995 के तहत पेंशन भोगियों को प्रति माह 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी। 7,500 पेंशन प्लस दा देने का सवाल नहीं उठता। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के पेंशन भोगियों की मांगों पर विचार करते हुए सरकार ने ईपीएस 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति HEMC का गठन किया। समिति ने ईपीएस 95 के तहत महंगाई भत्ते के मुद्दे पर विचार किया और अन्य बातों के साथ साथ सुझाव दिया कि बीमांकित स्थिति को देखते हुए ईपीएस 95 के तहत स्वीकार्य पेंशन को जीवनयापन लागत सूचकांक से जोड़ना व्यवहार्य नहीं है। इसलिए 7,500 पेंशन प्लस दा देने का सवाल नहीं उठता है। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 7,500 नीति आयोग की बैठक में इंडिया गठबंधन से झटका,
स्व अरुण जेटली का ईपीएस 95 पेंशन का ख्वाब भी अधूरा। पेंशनर्स ने कहा में एक और उम्मीद है। नई दिल्ली में भाजपा पार्टी की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक होगी। भाजपा शासित राज्यों के सीएम से मुलाकात करे पेंशनर्स। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर सरकार पर लगातार दबाव डाला जा रहा है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी, ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय को घेरा जा रहा है। 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन पाने वाले बुजुर्गों की मांग है कि 7,500 रुपये पेंशन की जाए। पेंशन भोगी गौतम चक्रवर्ती लिखते हैं कि नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने वाले इंडिया ब्लॉक से बेहद निराश हूं। 7 गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों ने लोकतंत्र में विपक्ष के महत्व के बारे में अपने गृह राज्यों से प्रवचन दिया। अगर ऐसा था तो बहिष्कार क्यों? हम ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ईपीएस 95 पेंशनर्स ने विपक्षी नेताओं से उम्मीद लगाई थी कि वे नीति आयोग की बैठक में हमारी उचित मांग के बारे में बताएंगे और बुजुर्गों के लिए एक मानवीय पेंशन नीति बनाने में मदद करेंगे। उनकी प्रतिनिधि सीएम ममता बनर्जी का मीडिया सम्मेलनों और यहां तक कि वर्तमान बैठक जैसी महत्वपूर्ण बैठकों से बाहर निकलने का ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने वही किया जो वे करती हैं। पेंशनर्स ने कहा में एक और उम्मीद है। बहुत जल्द नई दिल्ली में भाजपा पार्टी की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक होगी। भाजपा शासित राज्यों में हमारे एनएसी नेतृत्व से मेरी प्रार्थना है कि वे बैठक में भाग लेने वाले संबंधित मुख्यमंत्रियों को हमारी उचित मांगों का विवरण देते हुए ज्ञापन सौंपें। मुख्यमंत्रियों को वहां हमारी दुर्दशा पर चर्चा करने और स्वर्गीय अरुण जेटली जी द्वारा परिकल्पित ईपीएस 95 के तहत पेंशन पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने में मदद करने पर जोर देना चाहिए। इससे वृद्ध, अशक्त राष्ट्र निर्माताओं को शारीरिक मृत्यु से बचाया जा सकेगा और भाजपा को आगामी विधानसभा चुनावों में राजनीतिक खाई में गिरने से बचाया जा सकेगा। उपचुनावों में हार दीवार पर लिखी गई बात है, जिस पर पार्टी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। ईपीएफओ इंटरेस्ट रेट मोदी सरकार ने दिया तोहफा, अब पीएफ पर मिलेगा इतना ब्याज, जाने अकाउंट में कब आएगा पैसा। केंद्र सरकार ने ईपीएफ ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दी है। यह वृद्धि लाखों कर्मचारियों की बचत बढ़ाएगी और वित्तीय सुरक्षा मजबूत करेगी। ईपीएफओ ने वार्षिक आधार पर ब्याज दर घोषित करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए पीएफ ब्याज दर को 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दिया है। यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों की बचत को बढ़ाएगी बल्कि उनकी वित्तीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। ब्याज दर वृद्धि की घोषणा फरवरी 2023 में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी ने ब्याज दर में वृद्धि का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी है और इसकी घोषणा गुरुवार को ईपीएफओ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से की गई। ईपीएफओ ने अपने पोस्ट में लिखा, वित्त मंत्रालय ने 8.25% की दर से वार्षिक ब्याज दर की मंजूरी दे दी है। ब्याज दर का महत्व ईपीएफओ द्वारा ब्याज दर में की गई यह वृद्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह करोड़ों कर्मचारियों की बचत और भविष्य निधि को प्रभावित करती है। ईपीएफ खातों पर मिलने वाला ब्याज हर साल 31 मार्च को जोड़ा जाता है। वर्तमान में ईपीएफओ के तहत लगभग 7 करोड़ कर्मचारी पंजीकृत हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं। ब्याज दर तिमाही आधार पर नहीं। ईपीएफओ ने यह भी स्पष्ट किया है कि ब्याज दर तिमाही आधार पर घोषित नहीं की जाएगी। ब्याज दर का खुलासा वार्षिक आधार पर ही किया जाएगा।
यह निर्णय ईपीएफओ की नीति में स्थिरता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए लिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ क्या है? ईपीएफ एक महत्वपूर्ण बचत योजना है जो प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारियों के लिए होती है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं और यह राशि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को एकमुश्त दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। बढ़ी हुई ब्याज दर का लाभ। ब्याज दर में इस वृद्धि का सीधा लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। इससे उनकी बचत में वृद्धि होगी और रिटायरमेंट के बाद उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी के खाते में 1,00,000 रुपए हैं, तो 8.15% की तुलना में 8.25% ब्याज दर पर उसे अधिक ब्याज मिलेगा। ईपीएफओ का भविष्य। ईपीएफओ ने अपनी नीतियों और योजनाओं में लगातार सुधार करते हुए कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए हैं। भविष्य में भी ईपीएफओ इस तरह के सुधार और घोषणाओं के माध्यम से कर्मचारियों के वित्तीय हितों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ईपीएफ ब्याज दर में वृद्धि की यह घोषणा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। यह कदम न केवल उनकी बचत को बढ़ावा देगा बल्कि उन्हें वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करेगा। केंद्र सरकार और ईपीएफओ का यह प्रयास कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।